कैसे करना था भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ 3ABC इनवर्स, ये 3 है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है सबसे पहले तो ये है, तो 3 की पावर 3 तो सबसे पहले बाहर आएगा। फिर डिटर्मिनेंट A आएगा, डिटर्मिनेंट B आएगा और डिटर्मिनेंट C का इनवर्स आएगा। तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट B और डिटर्मिनेंट C इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C। अब ABC सबकी वैल्यू दे रखी है, रख दीजिए। तो 27 माइनस 1 2 बाई डिटर्मिनेंट 3। तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 18। देखिए भाई, पहला आंसर समझ में आया सबको? याद आया? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? डिटर्मिनेंट के ए वाली। याद आ रहा है कि नहीं? के इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ? 3 बाहर कर लिया तो 3 क्यूब बाहर आ गया। इसके बाद ये 3 प्रोडक्ट में मैट्रिक्स है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी, उसका डिटर्मिनेंट लगा दिया। सारी वैल्यूज आपको पता थी, सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख दिया। क्या पहला क्वेश्चन यही आया था? आंसर सबका बोल। देखिए सेकंड वाले में क्या करना था? डिटर्मिनेंट निकालना है 2A इनवर्स, फिर एडजॉइंट ऑफ 3B का इनवर्स, इसका एडजॉइंट लेना है, और फिर C है। तो 3 अलग अलग मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो 2 बाहर करेंगे, तो 2 क्यूब बाहर। फिर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 3B इनवर्स, सही है ना, और फिर डिटर्मिनेंट C। यहाँ तक तो ओके। अच्छा, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A हो गया। अच्छा, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट से रिलेटेड आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ 3B इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 3B का इनवर्स और उसकी पावर n-1, और फिर ये डिटर्मिनेंट C आ गया। यहाँ तक ओके है? अच्छा, फिर आपने पढ़ा था कि A इनवर्स का, याद है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो 3B इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 क्यूब, डिटर्मिनेंट ए हो गया, और ये डिटर्मिनेंट हो गया 1 अपॉन 3B का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट C हो गया। अब 3B के डिटर्मिनेंट में 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 क्यूब अपॉन, यहाँ से 3 क्यूब बाहर आया, पावर 6, तो 3 की पावर 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर और साथ में डिटर्मिनेंट सी। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दीजिए। तो 2 क्यूब, डिटर्मिनेंट सी 3 है, 3 की पावर 6, ये -1 है, और ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 अपॉन 3 की पावर 5। देखिए, क्या यही आंसर है सबका? सर एडजॉइंट ऑफ के ए को तो सर के की पावर n-1 करके बाहर निकालते हैं। ना 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 ना, तो वो आप किसको निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ के ए का अगर डिटर्मिनेंट लिखना हो, ये ना, नहीं तो उसमें एडजॉइंट ऑफ के ए को अगर लिखना हो तो इसको आप क्या लिखते हैं? के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ ए ना। अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ के ए कहाँ लिखा है? के ए कहाँ है? ये तो 3B का इनवर्स है ना भाई। ओके सर, ये तो ये 3B 3B का इनवर्स इनवर्स है। है ना हाँ भाई। ये सब ये मैंने। पूरी एक मैट्रिक्स है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है। तो अब ये इसको ऐसे समझ लो, एडजॉइंट ऑफ बी लिखा हुआ है ये। तो इसको क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। समझ गए? फिर इस बी को देखो, अब ये बी क्या है? 3B इनवर्स है, हाँ या ना? अब इसको अगर अब बी बोलो तो ये बी इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको 1 अपॉन बी लिखेंगे कि नहीं? फिर इससे बी बाहर कर, 3 बाहर कर लो। अब समझे कि नहीं तरीका क्या था? ओके बोलो। सर। मेरी बात समझ में आई? क्या था भाई? बोलिए। चलिए और बताइए। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे एक ऐसे ही सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता, मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछता कि एडजॉइंट ऑफ 3B, ठीक है, के इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ, तब क्या करते? एडजॉइंट ऑफ 3B के इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ। एडजॉइंट ऑफ 3B के इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ, अब क्या करते? तो 1/3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी हम्म, नीचे। अब देखो, याद है आपने एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स पढ़ा था, ए बाई डिटर्मिनेंट ए। याद आ रहा है कि नहीं बताओ?
तो अगर मैं इसका पूरे का डिटर्मिनेंट आपसे पूछूं तो इसी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, हाँ है ना। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। इसी को हम लिख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि हमने एक नई प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं, कि एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होगा कि नहीं। या तो ऐसे समझ लेते, या एक और मैं टेक्निक आपको बताऊं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं। और ये आपने पढ़ा ही है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। अरे अगर हम इस मैट्रिक्स को एक नई मैट्रिक्स बी मान लें तो बी इनवर्स का ही तो डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, वो 1 अपॉन बी होता ही है, तो वो ऐसे आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? तो अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट आपसे लिखना चाहूँ तो इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 3b। इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 3b का मतलब डिटर्मिनेंट 3b की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 6 की पावर डिटर्मिनेंट b का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट b 2 था तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये कहानी सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, बोलो? तो जितनी बेसिक प्रॉपर्टी आप उस पर रहिए कि किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल होता है। अब वो एडजॉइंट आ जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं है। अब ये एक नई मैट्रिक्स आ गई ना, इसका डिटर्मिनेंट 1 अपॉन रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है। तो ये इस टेक्निक से जाने से बेटर है इस टेक्निक पे चले जाओ ना। अरे बोलो भाई, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं? छोटी सी किया किसी ने? नहीं। 3 की पावर 7/2। गुड, चलो देखता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ 3a, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2b का इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2c, ये बनेगा। अच्छा, इसको आप लिखेंगे 3a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2b का डिटर्मिनेंट, इसको लिखेंगे 2c का डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये आ जाएगा 3 की पावर 6 डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट c डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट b। ये और ये कैंसिल, सारी वैल्यूज उठा के रख दो। तो 3 की पावर 6 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर 3 की पावर 7/2 आ रहा है। यही आ रहा है क्या? देखो, यस सर। यही निकाला यस था सर। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला वाला बताओ। हाँ भाई, इसका चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करना था। सबसे पहले तो 2 बाहर आएगा तो 2 क्यूब आ गया। इसके बाद ये बचा एडजॉइंट ऑफ 3ab का डिटर्मिनेंट, और फिर ये बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2c इनवर्स। यही तो है, देखो बोलो भाई। तो मेरे हिसाब से ये 2 भी तो बाहर ही आएगा ना? नहीं, तो 2 की पावर तो 6 हो गया। अच्छा, एडजॉइंट का मतलब हो गया 3ab का स्क्वायर, बोलो। और ये आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c। भाई 2 क्यूब बाहर आ गया और c का इनवर्स आ गया तो वो डिटर्मिनेंट c बन गया। अच्छा, 2 की पावर 6, यहाँ से 3 क्यूब बाहर आया और स्क्वायर हो गया तो 3 की पावर 6 हो गया। बोलिए, ये बन गया डिटर्मिनेंट a स्क्वायर डिटर्मिनेंट b स्क्वायर बाई डिटर्मिनेंट c। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये तो 1 हो गया, 2 स्क्वायर बाई 3। तो आंसर आ गया 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5। देखो जरा, यही आ रहा था क्या? यस सर। ये अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? 2c यस सर। इनवर्स और 2c का इनवर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये 2c इनवर्स लिखा होता तो यहाँ 2c ऐसे करते, बट ये 2 इंटू सी इनवर्स था तो 2 पहले स्टेप में ही बाहर कर लिया। डन। देखिए जरा सब लोग, डी आ रहा है? सही है वैसे लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स आएगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आएगा, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स आएगा। यही तो किया होगा सबने। तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का मतलब बी इनवर्स की पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर 2। अच्छा, ये तो डिटर्मिनेंट ए हो गया। अच्छा, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर, और ये आप में से 2 इसमें से बाहर करेंगे तो 2 की पावर 2, 3 और 2 6 बाहर आएगा, और ये शायद डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो। तो 2 की पावर 6, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। तो आंसर आ रहा होगा 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3, दैट इज 16/27। ऐसे ही सबने किया होगा मेरे हिसाब से। बोलिए।
वेरी गुड। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। अब इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गुड। इसमें आओ, बी नॉट आपको ये दिया हुआ है, बी एन का मतलब है एडजॉइंट ऑफ बी एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। B1 B3 B5 B7 B9 किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। गुड, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जरा फिर बताओ। सोच के जरा जवाब दो। देखो जब आप n की वैल्यू रखोगे क्या 1, तो B1 जो है वो एडजॉइंट ऑफ B0 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ B0 का मतलब हो गया हाँ भाई, आपने पढ़ा है ना कि B इनवर्स, अगर आप A इनवर्स पढ़ते हो तो A इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, जरा बताना। एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट A हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट ऑफ A का मतलब क्या हो गया, तो डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स होता है कि नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ B नॉट का मतलब हुआ B नॉट इंटू B नॉट इनवर्स के बराबर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, बस ये बताओ मुद्दे की बात। तो इसका मतलब अगर आपको B1 में कमेंट करना है तो B नॉट इनवर्स पे कमेंट करना होगा, डिटर्मिनेंट B नॉट की बात करनी होगी। सबसे पहले जरा साइड में B नॉट का डिटर्मिनेंट देख लो क्या आ रहा है। तो -4 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है भाई, किसी ने सॉल्व किया है। चलो ये 1 आ रहा है। अच्छा ये 1 आ रहा है तो जरा B नॉट और B नॉट को मल्टीप्लाई करके B नॉट स्क्वायर निकालो, देखो क्या आ रहा है। बस ये जरा मुझे सोच के बताओ। -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3 और -4 -3 -3। वैसे तो आप B नॉट इनवर्स भी निकाल सकते हैं, वो भी चलेगा, बट एक बार जरा मल्टीप्लाई करो देखो क्या आ रहा है। तो -4 1 -4, तो -4 1 -4, देखो क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, चेक करियो जरा। हाँ -4 0 और 12 तो 16 4 और 12, हाँ यही आ रहा है ये। तो इसका मतलब हमने देखा कि B नॉट स्क्वायर जो है वो आई आ रहा है, तो इसका मतलब B नॉट इनवर्स जो है वो B नॉट के बराबर आ रहा है। आप इनवर्स निकालते तो भी वो B नॉट ही आ जाता, दिखा कि नहीं। तो इसका मतलब ये आ गया B नॉट इंटू B नॉट, और ये मॉड 1 दिया हुआ है तो B नॉट के बराबर आ गया। इसका मतलब B1 जो है वो B नॉट के बराबर आ गया। क्या ये बात सबको दिखी, बताओ। B1 किसके बराबर आ गया भाई, B नॉट के। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है। B1 किसके बराबर आ गया, B नॉट के। अब जरा B3 बताओ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B3 क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B2। बोलो भाई, B2 क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B1। बोलो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ B नॉट। बोलो, B1 तो B नॉट के बराबर है ना, और एडजॉइंट ऑफ B नॉट किसके बराबर है, B नॉट के। तो B2 भी B नॉट के बराबर आ गया। बोलो, B2 भी किसके बराबर आ गया, B नॉट के। तो B3 भी B नॉट के बराबर आ गया। इसका मतलब B1 B2 B3, यानी कि अब अगर हम Bn भी कहें तो सब किसके बराबर आ गए, B नॉट के। ये समझ में आया, ये जो एनालिसिस आपने किया है। बोलो, ये एनालिसिस क्लियर हुआ कि नहीं। यानी सारे मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहे हैं, B नॉट के। अब बताओ, B नॉट B नॉट B नॉट B नॉट B नॉट, तो आंसर कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ B नॉट। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, ये एनालिसिस। तो इसमें हमने एडजॉइंट ऑफ B नॉट निकालना था। एडजॉइंट ऑफ B नॉट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इंटू B नॉट इनवर्स, यानी हमें B नॉट इनवर्स में कमेंट करना था। तो या तो हम सीधा B नॉट इनवर्स निकाल लेते, या हमने देखा B नॉट को मल्टीप्लाई किया तो वो B नॉट स्क्वायर जो है वो आई आ गया। तो इसका मतलब B नॉट इनवर्स किसके बराबर हो गया, B नॉट के। अब अगर B नॉट इनवर्स जो है वो B नॉट के बराबर हो गया तो इसका मतलब B1 B नॉट आ गया, B2 भी B नॉट आ गया, B3 भी B नॉट आ गया। तो इसका मतलब Bn भी B नॉट आ जाएगा। एन कुछ भी रखते रहो, ये वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर आएगी, B नॉट के। तो आंसर 5 टाइम्स ऑफ B नॉट आ गया। क्या है क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये बताओ। समझ रहे हो क्या करना था भाई। A स्क्वायर A के बराबर दिया हुआ है। अच्छा अगर मैं I प्लस A की पावर 4 आपसे पूछूं, A स्क्वायर A दिया हुआ है तो A क्यूब जो होगा वो A स्क्वायर होगा, मतलब वो भी A के बराबर होगा।
a की पावर 4 जो है वो फिर से a स्क्वायर होगा, मतलब a की बराबर होगा। तो अगर हम i प्लस a की पावर 4 करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बताओ भाई? 4c0 प्लस 4c1a प्लस 4c2a स्क्वायर 4c3a क्यूब एंड 4c4a की पावर 4। ये सब किसके बराबर है? a के। बोलो भाई। तो ये तो आ गया कितना, यहाँ आई आएगा, तो ये तो आई आ गया। बाकी a कॉमन करोगे क्या बचेगा? 4c1 4c2 4c3 4c4। बोलिए। और ये किसके बराबर आएगा? a टाइम्स ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 1। तो आंसर आएगा i प्लस 15a के बराबर। दिख रहा है कि नहीं? बोलो। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। इसका मतलब हम ये रिजल्ट ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर a स्क्वायर a के बराबर है तो i प्लस a की पावर n किसके बराबर होता है? i प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a के। अरे हाँ या ना? क्या रिजल्ट समझ में आया? अगर a एक मैट्रिक्स है और a स्क्वायर a के बराबर है तो i प्लस a की पावर n हमेशा इसके बराबर होगा कि नहीं? बोलो। A is square matrix of order m क्रॉस m। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। अगर a स्क्वायर a के बराबर है तो i प्लस a की पावर n को आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि नहीं? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट कर दो। तो सबसे पहले आप a स्क्वायर से क्या निकालोगे? a क्यूब। तो a क्यूब क्या हो जाएगा? i माइनस 2a इंटू a, मतलब a माइनस 2a स्क्वायर, मतलब a माइनस 2 i माइनस 2a। इसका मतलब क्या आ रहा है ये बताओ? 4a माइनस i, ना ना ना, 3a माइनस i, 3a माइनस 2i, 5a minus 2i। क्यों? तो हाँ, अच्छा सॉरी हाँ, 5a माइनस 2i, 5a माइनस 2i। चलो a की पावर 4 निकालो, क्या आ रहा है? दैट इज a क्यूब इंटू a, यानी कि 5a माइनस 2i इंटू a। क्या बनेगा बताओ? 5a स्क्वायर माइनस 2a, इसका मतलब 5i माइनस 10a माइनस 2a। तो क्या आएगा ये? 5i माइनस 12 है। देखो ये आ रहा है क्या? अरे यस बोलो। सर। गुड। a की पावर 5 देखो क्या आ रहा है? a की पावर 5 आएगा 5a माइनस 12a स्क्वायर। बोलो। तो 5a माइनस 12i प्लस 24a, इसका मतलब 29a माइनस 12i एंड 5 आ रहा है। बोलो भाई। नहीं आया समझ में? क्योंकि इसमें हमें कहाँ तक जाना था? 3 4 5 6 तक, तो आराम से मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते थे। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। दिखा सबको कि नहीं? बताओ भाई। बोलिए। चलो अब सोचना सिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, मान लो डायगोनल का काम नहीं लेते हैं ना, तो पहले हम जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही रिजल्ट समझ लेते हैं। तो कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं 1 और 2 को लेके? सोचो भाई। डायगोनल में तो कुछ भी रखें, क्या फर्क पड़ता है भाई? डायगोनल में कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2 क्यूब। बोलो भाई। यहाँ पे कुछ भी रख दें, क्या फर्क पड़ता है? अभी हम इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं। बट डायगोनल में जो एलिमेंट यहाँ रखोगे वही एलिमेंट यहाँ आएंगे, हाँ या ना? तो डायगोनल के एक ही साइड तो आप एलिमेंट फिल कर सकते हो, नहीं समझे? बोलो। डायगोनल के एक ही साइड तो एलिमेंट फिल कर सकते हो, दूसरा साइड तो उसी के हिसाब से फिल होगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो डायगोनल फिल करने के तरीके 2 क्यूब हो गए, और ये फिल करने के तरीके भी 2 क्यूब हो गए, हाँ या ना? तो अगर मैं टोटल मैट्रिक्स आपसे पूछता तो आपका आंसर कितना आ जाता? 2 की पावर 6। कब आता? जब ये आपसे नहीं कहा गया था कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 5 है। बट ये तो तब हो गया है ना, मतलब जब डायगोनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? डायगोनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आंसर ये आता। अच्छा, अब हमें चाहिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का सम क्या होना चाहिए? 5। तो अब देखो,
डायगोनल के एलिमेंट अगर हम ए बी सी कह दें और ये 3 एलिमेंट यहां कर दें तो ये 3 एलिमेंट उसी हिसाब से फिक्स होंगे। तो इनको फिल करने के तरीके कितने हो गए बोलो? 2⁻3, क्योंकि 1 2 में से यहाँ कुछ भी आ सकता है। बोलो भाई, अब ए बी सी को फिल करने के लिए हमें a + b 5 चाहिए, हाँ या ना? और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 और 2 हो सकती है। तो ये 5 कैसे बनेगा बताओ? जब हम 2 2 और 1 लेंगे, उसके अलावा ये कभी 5 बन सकता है? सोचो, बोलिए। तो इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। तो टोटल आंसर कितने आ गए? हाँ गलती मिल गई होगी जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उनको। यस सर, वो 8 इंटू सिमेट्री नहीं देखी। हाँ 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्या देखो सर वो 3 नहीं, फैक्टोरियल 20, हो 24 24 आ जाएगा। हाँ 24 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे एक 2 भी आएगा ना। आंसर 24 आ जाएगा, देख लीजिए। तो ये आंसर तब था जब रिस्ट्रिक्शन नहीं था, और ये आंसर तब है जब रिस्ट्रिक्शन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यूज समझ में आया? जो यहाँ है वही यहाँ है। बोलो भाई, जो तो यानी इसको फिल करो तो ये तो ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है ना। तो हमें डायगोनल का सिर्फ एक साइड फिल करना होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। क्या ये मेरी बात सभी लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब समझे। होमोजीनियस का मतलब जिसमें सारे टर्म की डिग्री से 1 1 आ रही हो, चूंकि लीनियर सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस मतलब जिसमें टर्म्स की डिग्री 1 और 0 दोनों हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हो गए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, यानी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। डन। अच्छा, इसके बाद अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है? होमोजीनियस है, यानी अगर उसकी डिग्री कैसी है? 0 है, सॉरी हर टर्म की डिग्री 1 है, यानी कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है आपके पास। ओके, तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक, उसका सोल्यूशन या तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब ये भी आपसे वर्ड पूछा जाता है, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग ट्रिवियल सोल्यूशन, तो वो सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन वर्ड अगर कहीं लिखा हो तो यानी आपको कंडीशन किसकी लगानी है? यूनिक सोल्यूशन की। तो अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हैविंग ट्रिवियल सोल्यूशन, तो मतलब आपको क्या चेक करना है? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। तो बताओ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर होगा, अगर कहीं लिखा हो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वर्ड्स पे बनते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया भाई? बोलो। दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो अगर कहीं लिखा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसका मतलब आपसे क्या कहा गया है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। बोलो। अच्छा, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन अगर होगी और उसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, तो यूनिक सोल्यूशन सिर्फ क्या हो सकता है? ऑल सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। सोच के बताओ भाई, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे यही वाली इक्वेशन है, ये है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, और इसमें यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन सिर्फ 0 0 हो सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोलो। तो इसका मतलब सारे सोल्यूशन 0 के बराबर होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में एक चीज और पूछी जा सकती है कि दिस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हैविंग नॉन जीरो सोल्यूशन। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन जीरो सोल्यूशन है तो इसका मतलब आपसे क्या कहा गया है बताओ? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग, अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन।
क्या ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का डिफरेंस क्लियर हो रहा है सबको। यूनिक सोल्यूशन अगर होमोजीनियस सिस्टम में है तो उसका मतलब सारे सोल्यूशन जीरो होंगे। अगर किसी का में होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है और आपसे ये कह दिया गया है कि दिस होमोजीनियस सिस्टम हैविंग नॉन जीरो सोल्यूशन, तो भी आपसे क्या कहा गया है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन सब के लिए जो कंडीशंस लगेंगी उनको हम अभी पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस कर दिया करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी ओपोनेंट वाला मेथड जैसे अगर हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लें, अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या जनरल सिस्टम में उठा लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने 3 वेरिएबल का लिया, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा। डेल्टा में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ले लो, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन मतलब एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो d1 d2 d3 बाकी सब सेम रखते हैं, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा टू, मतलब y के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं। तो d1 d2 d3 बाकी सब सेम रखो, a1 a2 a3 c1 c2 c3। इसके बाद एक और डिटर्मिनेंट निकालो डेल्टा 3 फॉर z। तो z के कोफिशिएंट को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दो, बाकी सब सेम रखो, a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब थ्योरी ये कहती है, मतलब ये एक रूल है, थ्योरी ये कहती है x की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। ये क्रैमर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया था, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 4 डिटरमिनेंट बना लिए। पहला डिटरमिनेंट डेल्टा बनाया जो कि कोफिशिएंट से बन गया, फिर x के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया तो डेल्टा 1, y के कोफिशिएंट को d1 d2 d3 से रिप्लेस किया तो डेल्टा 2, z के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया तो डेल्टा 3। तो x मतलब डेल्टा 1 बाई डेल्टा, दोनों डिटरमिनेंट तो आराम से निकाल ही लेंगे, y मतलब डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z मतलब डेल्टा 3 बाई डेल्टा। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो कभी ना डेल्टा, अगर ये जो पहला वाला डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर ना हो तो यानी कि कब एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की बात होगी तो सारे डेल्टा एक साथ 0 हो जाने चाहिए, मतलब डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब एक की वैल्यू एक साथ क्या हो जाए 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन क्या होगा कि डेल्टा 0 हो एंड एनी वन, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, तीनों भी 0 हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक, तीनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, मतलब तीनों में से कोई एक क्या हो, नॉन जीरो। मेरी बात समझ रहे हो, तीनों में से कोई एक क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं, तीनों में से कोई एक क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं क्या, कि ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन है तो डेल्टा 0 होना चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो सारे डेल्टा एक साथ 0 हो जाने चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब। नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब डेल्टा तो 0 होना चाहिए बट कम से कम इनमें से कोई एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, बोलिए भाई, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।
क्या ये बात समझ गए सब लोग? बताइए, सोच के जवाब देना। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं कि अगर आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डील कर रहे हैं, अगर आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डील कर रहे हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन क्या लगाएंगे? डेल्टा जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन क्या लगाएंगे? डेल्टा जीरो। ट्रिवियल के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये होमोजीनियस सिस्टम होगा तो D1 D2 D3 की वैल्यू तो हमेशा जीरो आएगी। तो इसका मतलब D1 D2 D3 अगर आप जीरो रखोगे तो ये तीनों डेल्टा तो सर्टेनली जीरो होंगे, हाँ है ना? तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर डेल्टा जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन की बात ही नहीं होगी। क्या ये कहानी समझ में आई सबको? बताओ, बोलिए, क्या ये होमोजीनियस के लिए ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में क्या कंडीशन लगाएंगे? ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ? डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा? A11 1A, अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आता है A³ माइनस 3A+2, मतलब A-1 का होल स्क्वायर इंटू A+2। ये तो पहला आ गया। बोलिए, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन हमें क्या करना है बताओ? फॉर यूनिक सोल्यूशन डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अरे हाँ है ना? इसका मतलब A की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए? 1 और -2 नहीं होनी चाहिए। बोलो, इसका मतलब A कोई भी रियल नंबर हो बट 1 और -2 ना हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। क्या ये पहला पार्ट सबको समझ में आया? ये बताओ, बोलिए, क्या ये पहला पार्ट सबको समझ में आया? भाई डेल्टा जो आया उसी को हमने नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। बोलिए भाई, क्या ये पहला पार्ट आप सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? गुड। अब हम आते हैं डेल्टा वन पे। डेल्टा वन मतलब 1A² 1A1 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो A² -1 1 -A³ तो -A³ प्लस A² प्लस A-1, तो ये आएगा A² -1 इंटू 1 - A। चलो डेल्टा टू निकालो जरा। तो A11 1A A² 1 ये आएगा A² A-1 A-1 A-1, तो A-1 का होल स्क्वायर। यहीं पे जरा डेल्टा 3 निकाल लो तो ये आ जाएगा A11 1A1 एंड 1A² A³ माइनस A⁴ A⁴ माइनस 2A² A² -1 का होल स्क्वायर आएगा। ये आ गया। अब हम आते हैं किस पे? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? सेकेंड पार्ट की, दैट इज फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। सर डेल्टा 2A-1 का क्यूब होगा। डेल्टा 2 A-1 का स्क्वायर आ रहा है सर। सर वो डायगोनल में ही थी में है। क्यूब आ रहा है क्या? A³ कैंसिल नहीं हो रहा क्या? देखो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? A11 1A नहीं आ स्क्वायर रहा है सर, आ रहा A³ कैंसिल हो जा रहा है शायद ना, है सर। यस यस भाई, कैंसिल हो है जा रहा ना? A³ कैंसिल हो जा रहा है, A-1 का स्क्वायर ही आ रहा है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा जीरो होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा अगर आप जीरो करोगे तो इसका मतलब A की वैल्यू जो है या तो 1 होनी चाहिए या -2 होनी चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, डेल्टा 1 भी जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब A की वैल्यू सर्टेनली 1 और -1 होनी चाहिए। डेल्टा 2 भी जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब A की वैल्यू 1 होनी चाहिए। डेल्टा 3 भी जीरो होना चाहिए, मतलब A की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या -1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम A की वैल्यू क्या ले लें? 1 ले लें
तो सारे डेल्टा एक साथ क्या हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू बोलो 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ बोलो भाई, ये आंसर सबको समझ में आया कि जब हम A1 लेंगे तभी ये आंसर पॉसिबल है, बोलो। क्योंकि सारे डेल्टा एक साथ क्या होने चाहिए 0। सारे डेल्टा एक साथ 0 कब हो रहे हैं, जब A की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, फॉर नो सोल्यूशन। चलो, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा तो 0 होना चाहिए, मतलब A की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या -2 होनी चाहिए। बट डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसका मतलब A1 और -1 नहीं होना चाहिए, या A1 नहीं होना चाहिए, या A1 और -1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब A सिर्फ क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, क्योंकि जब हम A को -2 लेंगे तो डेल्टा तो 0 होगा, बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये सब 0 नहीं होंगे, क्योंकि A की वैल्यू या तो 1 होगी या -2 होगी। 1 पे तो सब 0 हो जाएंगे, हाँ है ना। -2 इज ओनली वैल्यू इन विच ऑल डेल्टा आर नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, A = -2। हाँ भाई, अब तीनों केस आपको समझ में आए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, बोलिए। पहला केस क्या था क्वेश्चन में कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा की वैल्यू आपने निकाली और उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब A कोई भी रियल नंबर हो 1 और -2 को छोड़ के। इसके बाद आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लिया। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए सारे डेल्टा एक साथ 0 होनी चाहिए, तो यानी कि वो कॉमन A निकालो जो सब में कॉमन हो, तो 1 आ गया। अच्छा, नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा तो सर्टेनली 0 होना चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू जब 0 करेंगे तो A या तो 1 और -2 आएगा। 1 ऐसी वैल्यू है जिसपे सब डेल्टा 0 हो जा रहे हैं, और हमें इनमें से कम कोई एक नॉन जीरो चाहिए, यानी -2 पे तीनों में से कोई भी 0 नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा होता -2 इसका और इसका रूट होता तो भी -2 आंसर हो जाता, क्योंकि -2 पर ये कैसा हो जाता, नॉन जीरो। तो तीनों में से कोई एक नॉन जीरो मिल गया, कोई एक, दो या तीनों। इस केस में लकली -2 पे तीनों नॉन जीरो मिल गए, बट कोई एक मिल गया तो भी आप ये काम कर सकते हैं। क्या ये मेरी कहानी सबको समझ में आई, ये बताओ, कर लेंगे कि नहीं, बताओ भाई। तो इसमें सबसे पहले आप डेल्टा निकालो, डेल्टा कितना आ रहा है 1 -2 5 2 -1 1 11 -7 और P देख लो आराम से, यही आ रहा है कि नहीं, बोलो। इसको उठा के क्या कर दो 0, यहां से P निकल आएगा, बोलो जल्दी बताओ P क्या आ रहा है भाई। डेल्टा को उठा के आपने 0 किया, डेल्टा 0 करेंगे तो P की वैल्यू तो 10 फिक्स हो गई, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है ना, तो डेल्टा तो 0 होना चाहिए। अच्छा, साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी क्या होने चाहिए, बताओ। 3 1 Q -2 -1 -7 5 1 P। अच्छा, P कितना है आपका 10, ये भी 0 होना चाहिए। डेल्टा 2 क्या होना चाहिए, बोलो। 1 2 11 3 1 Q 5 1 और 10। अरे बताओगे भाई, ये भी 0 होना चाहिए। और डेल्टा 3 क्या है, बोलो। 1 2 11 -2 -1 7 और 3 1 Q, ये भी 0 होना चाहिए। तीनों को 0 करके यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, तीनों से Q सेम आना चाहिए। क्या समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले आपने डेल्टा को 0 किया, डेल्टा को 0 किया तो P की वैल्यू आ गई 10। फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबको 0 करके Q कॉमन चेक कर लिया, तो Q तीनों में क्या आ रहा है 8। यानी जब P 10 और Q 8 होगा तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई, ये बताओ। 10 सॉल्व कर लिया सबने। अच्छा, अगला वाला तब तक सॉल्व करो कंसिस्टेंट। इसमें आपने किया होगा 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा 0। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, लैम्डा यहाँ से कितना आ रहा है बताओ, 3। वेरी गुड। इसके बाद आपने डेल्टा 3 ले लिया होगा मेरे हिसाब से ना, सर डेल्टा 3 लेके सॉल्व किए थे। गुड गुड गुड। 1 2 3 5 6 म्यू, इसको भी 0 कर दिया होगा, तो यहाँ से म्यू क्या आ गया होगा 7।
तो इसका मतलब लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 10 आ जाएगी, है कि नहीं। रफली एक काम बस ये कर लेना, डेल्टा 1 चेक कर लेना, है कि नहीं। तो डेल्टा 1 का मतलब हो जाएगा 5 6 म्यू, है ना, और 1 2 3 और 1 2 लैम्डा की वैल्यू 3 रख देना, बस इसको चेक कर लेना। इस पर भी सेम आ रहा है कि नहीं, चेक कर दूं क्या मैं। तो 6 - 6, अच्छा ये तो जीरो आ ही रहा है यार, म्यू कुछ भी ले लो, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दो रो कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ये तो सीधा ही जीरो हो जाएगा, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं, वो काम हो जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो लैम्डा प्लस म्यू आ गया। अगला Yes, sir. देखो, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब मैंने सिखाया क्या होता है, जीरो होना चाहिए। समझ गया कि नहीं, डेल्टा जीरो आ रहा है। अब इनकंसिस्टेंट यानी डेल्टा जीरो मतलब अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब डेल्टा जीरो ही होने चाहिए, सही है ना। तो अब कोई भी एक डेल्टा निकाल लो, क्या निकाल दें, GHK -4 3 5 7 -5 -9, इसको उठा के जीरो कर दो, यहीं से मेरे हिसाब से रिलेशन निकल आता है। बोलो भाई, यहीं से मेरे हिसाब से रिलेशन निकल आता होगा। देखो सॉरी, इसी पे ओपन कर दो ना, GHK पे, तो -H 36 -35 नहीं क्या, तो G के साथ आ रहा है 27 4 3, अच्छा इसी की जगह रखिए इसके, और K के साथ आ जाएगा K सर के ए साथ ऑप्शन आ रहा है। 20 A आ रहा है क्या। यस सर। अच्छा देखो भाई, आंसर ए बता रहे हैं, बाकी लोग चेक करो। यही जीरो होना चाहिए, इसका मतलब -2G -H और -K इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 2G + H + K इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा डेल्टा 1 में चेक कर लेना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको डेल्टा 1 में चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये भी जीरो होना चाहिए, तो बस इसको चेक कर लो, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, सर कर रहा है ना। ओके -H करेंगे तो -9 14 +14 कर रहा है मेरे हिसाब से ना, और प्लस माइनस के साथ कितना आ रहा है, बस ये देख लो, -5 आ रहा है इक्वल टू, हाँ आ रहा है ना, 2G + H + K इक्वल टू जीरो, देख लो। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए 2G + H + K इक्वल टू जीरो आना चाहिए। सिस्टम समझ में आया। चलिए ये वाला करिए जरा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दिस सिस्टम ऑफ, अच्छा अब इस क्वेश्चन में हाँ k इक्वल टू 11 आ गया, मतलब जब आप k की वैल्यू 11 लेंगे तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉन जीरो यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब अगर आपको कभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैलकुलेट करने पड़े तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है वो सीख लो, क्योंकि आपको क्या है, सोल्यूशन कैलकुलेट करके उसके रेशियो में कमेंट करना है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, अब जो इक्वेशन हो गई वो हो गई x + 11y + 3z इज जीरो, 3x + 11y - 2z इज जीरो, हाँ या ना, एंड 2x + 4y - 3z इज इक्वल टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो क्या करो, कोई भी दो इक्वेशन अपने हिसाब से पिक कर लो, मेरे सब बात समझ में आ रही, कोई भी दो इक्वेशन अपने हिसाब से पिक कर लो। मान लो हमने ये दोनों पिक कर ली, अच्छा हम y की वैल्यू को ले लेते हैं a कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को छोड़ के। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, x + 3z इज इक्वल टू -11 है, और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, 2x - 3z इज इक्वल टू -4a। तो बाकी सारे आंसर a के टर्म में निकाल लो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 है। तो क्या a की वैल्यू -5a आ रही है, सॉरी x की वैल्यू -5a आ रही है, ये बताओ सर। तरीका समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा x और y निकाल लिए, तो x जैसे ही -5a किसी इस इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बोलो
जेड आ जाएगा 5a 6a माइनस का 2a -6 2a आ यस गया सर ना। यस सर यानी कि हमने ये कहा कि x अगर हम -5a लेते हैं, z आएगा -2a और y आएगा a। अब जरा बताओ मुझे x z बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? -10a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आंसर इज -10। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को यूज करने का तरीका होता है। मेरी बात समझ आई? तो आप कोई भी दो इक्वेशन, अच्छा हमने यही दोनों क्यों पिक की? क्योंकि इससे z आराम से सॉल्व हो जाता है कि नहीं? अच्छा ये जो सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं इसको तीसरी इक्वेशन में -2a से 10 अच्छा प्लस का 10 सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई? बॉम्बे बी। हाँ बी। समझ गए कि नहीं भाई? चलो तरीका समझ में आया। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कभी निकालने की बारी आएगी तो वो आप लैम्डा या ए के टर्म में निकाल लेंगे, किसी एक वेरिएबल को आप ले लेंगे। क्योंकि मैंने देखा ये 11 से, तो इसी को हमने सिंपलीफाई फॉर्म में जेड मान लिया, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे थे। अच्छा ये जो सोल्यूशन आया ये तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके चेक करोगे, है कि नहीं? तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अगर कहीं यूज करने हो तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये तरीका समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। नहीं आया क्या? आगे सर। गुड। अब जरा इसकी वैल्यू बताओ। व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ के दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉन जीरो सोल्यूशन? नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी। तो सीधा आपने क्या किया, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए और सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है। इसका मतलब कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी यानी नॉन ट्रिवियल, यानी कि डेल्टा सीधा क्या होना चाहिए? जीरो। पर डेल्टा क्या आ रहा है? 1 माइनस के -1 के -1 -1 1 1 -1, यही तो आ रहा है। देखो बस इसी को उठा के जीरो कर दो, तो किसी भी एक रो पे ओपन कर लो तो क्या आएगा? 1 1 + 1 प्लस के -1 -1 के +1 = 0। देखो ये आ रहा है, यहाँ से आएगा 2 - के² प्लस के, और यहाँ से आएगा -के -1 = 0, यानी कि k² -1 = 0। हाँ भाई k की वैल्यू +-1 आ रही है, चेक करियो। k की वैल्यू +-1 आ रही है, सही है। हाँ भाई इसमें बताओ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब। हाँ भाई अगले वाले में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब भाई, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब डेल्टा जीरो कर दो। डेल्टा जीरो करोगे तो क्या बनेगा? डेल्टा जीरो करेंगे तो क्या बनेगा? 137 -147 sin 3 थीटा cos 2 थीटा और 2, इसको उठा के जीरो कर दो। तो बस यही लास्ट वाली रो ओपन कर देना। तो sin 3 थीटा ब्रैकेट के पास आएगा 21 माइनस कितना 28, फिर माइनस cos 2 थीटा 7 + 7 और प्लस का 2 4 + 3 = 0। मेरे हिसाब से 7 तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना, तो माइनस sin 3 थीटा और -2 cos 2 थीटा + 2 = 0। देखो ये आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर तो इसका मतलब sin 3 थीटा और +2 कॉमन कर लेना, 1 - cos 2 थीटा = 0। देखो जरा सही लिखा है मैंने? ना 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 उल्टा लिख दिया। अब सही है। हाँ तो यहाँ से लिखो sin 3 थीटा, एक माइनस कॉमन करके इसको 2 × 2 sin² थीटा लिख सकते हो कि नहीं? 1 - cos 2 थीटा, बोलो लिख सकते हैं ना ये? लिख सकते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। बोलो सही लिख रहा हूँ मैं? -4 sin² थीटा = 0। हाँ या ना? तो पूरे से एक sin थीटा कॉमन कर लो, क्या बचेगा? 3 - 4 sin² थीटा -4 sin थीटा = 0। बोलो भाई। तो sin थीटा कॉमन 4 sin² थीटा +4 sin थीटा -3। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 sin थीटा -1 एंड 2 sin थीटा +3। चेक करिए जरा, 6 - 2, हाँ, और एक sin थीटा = 0 आ गया।
इसका मतलब या तो साइन थीटा 0 हो जाए, या साइन थीटा हाफ हो जाए, या साइन थीटा -3/2 हो जाए। ये तो पॉसिबल है नहीं। और सोल्यूशन हमें किसके बीच में लेना है ये बताओ? 0 से पाई के बीच में। 0 और पाई नहीं लेना है, तो इसका मतलब साइन थीटा भी 0 नहीं हो सकता। अब साइन थीटा हाफ होगा तो कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशन। बोलो भाई, 0 से पाई के बीच में साइन थीटा 2 ही बार तो हाफ हो सकता है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2 सोल्यूशन। समझ में आया तरीका कि नहीं भाई? नॉन ट्रिवियल के लिए क्या कंडीशन लगा रहे हैं? यस सर। क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। पहली चीज ये होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का सिंपल मतलब आप क्या समझे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सिंपल कंडीशन क्या होती है? डेल्टा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सीधा आप डेल्टा को उठा के क्या करेंगे? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, जैसे आप डेल्टा को 0 करेंगे तो 2 3 -1 और 1 k -2 और 2 -1 1 0 करेंगे। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? 9/2। अब चूंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में आपको सोल्यूशन की वैल्यू निकालनी है कि नहीं? तो आप तुरंत क्या करेंगे? अगर एक्स वाई जेड को आपको वैल्यू वाइज यूज करना है, तो आप किसी एक वैल्यू को, मैंने कहा ना ये 2 इक्वेशन लेंगे, यहाँ पर आप y की वैल्यू को a ले लेंगे, है कि नहीं? इसके हिसाब से आप x और z में इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से आप x और z कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं? x y z की वैल्यू आपको a के टर्म में मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आप x by y, y by z और z by x निकालेंगे और k सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ आंसर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप y की कोई वैल्यू 2 ले लीजिए और इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से x और z की वैल्यू निकाल लीजिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर x by y, y by z, z by x निकाल के k ऐड कर दीजिए और फिर आंसर आ जाएगा। आप ये काम भी कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉट हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे हो? अब सीधा डेल्टा उठा के 0 कर दीजिए, तो 2 2 3 3 -1 5 1 -3 0। ये वैल्यू जब निकालेंगे डिटरमिनेंट की तो 0 आई जाएगी। डेल्टा 1 निकाल लीजिए तो एबीसी रिप्लेस कर दीजिए एक्स कोएफिशिएंट को। डेल्टा 2 निकाल लीजिए, डेल्टा 3 सबको 0 कर लीजिए, सबसे सेम कंडीशन आ जा रही है, दैट इज a - b + c = 0। मेरी बात समझ में आई? चलिए थर्ड वाला देखिए। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सही है ना? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0 और एक डेल्टा 3 0। भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारे एक साथ क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेल्टा को 0 करेंगे, वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद बीटा आपको अलग से चाहिए, तो याद है डेल्टा 3 में बीटा आ जाता है। या तो आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी करेंगे तो भी सेम जगह पहुंचेंगे, लेकिन डेल्टा 3 सेफली निकाल लो, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस ही बीटा आ गया और अल्फा माइनस बीटा निकाल के आंसर देती है। मेरी बात समझे? अब यहाँ पे आप डेल्टा 1 भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? डेल्टा 1 अल्फा = 5 पे चेक कर लोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे? उस पर भी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, वो बात अलग है। बट ऐसे सिंप्लीफाई निकालने के लिए आप क्या करोगे? सीधा ये वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि इसी में बीटा आएगा, इसमें अल्फा आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा? बीटा, और बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और ऑब्वियसली सारे डेल्टा एक साथ क्या होने चाहिए? 0, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो एक डेल्टा 0 करो, एक डेल्टा 3 0 करो, अल्फा और बीटा निकालो, सीधा अल्फा माइनस बीटा निकाल के आंसर दे दो। अच्छा, अब अगले वाले इक्वेशन में आपको चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए की किस वैल्यू पे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, कब कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है, कब यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले ये सब काम करने के लिए हम क्या निकालते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा जब आप निकालेंगे तो 1 1 1 2 3 2 2 3 a² - 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये a² - 3 आएगा। इसका मतलब जब हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो डेल्टा तो कभी 0 हो नहीं पाएगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो इसका मतलब कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? जब a की वैल्यू 4 है, तो क्या a की वैल्यू 4 होने पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि उस पे तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। a = 4 होने पे क्या इनकंसिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि उस पे इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर डेल्टा 0 होगा, अगर डेल्टा क्या होगा? 0,
तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, मॉड a क्या होगा, √3। इसका मतलब मॉड a जब √3 होगा तो डेल्टा 0 होगा, ये बात सर्टेन है। अब इसके बाद हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 निकालें। अगर वो तीनों 0 आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, हाँ या ना। और अगर वो तीनों 0 नहीं आए, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर वो तीनों 0 नहीं आए, तीनों में से कोई एक 0 नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हमने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, वो आ गई a² - a+1, और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर a को √3 ले तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट कब हो गई, जब a की वैल्यू √3 हो गई। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं सबको? यस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा तो भाई साहब 0 होना चाहिए। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा 0 होना चाहिए, और एनी वन, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। याद आया कि नहीं, डेल्टा सर्टेनली 0 होना चाहिए, और इन तीनों में से कम कोई एक डेल्टा, 2 डेल्टा या तीनों नॉन 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। जैसे हम डेल्टा निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, 2 - 1 2, 1 - 2 1 1 1 लैम्डा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 जो है 6 आ गया, 6 मतलब नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा 0 है, लैम्डा इक्वल टू 1 पे। डेल्टा 3 कभी 0 हो नहीं सकता किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? लैम्डा 1, लेकिन भाई लैम्डा आपने हटा दिया, डेल्टा 3 कभी भी 0 नहीं हो सकता, लैम्डा कुछ भी ले लो। तो ऑब्वियसली लैम्डा इक्वल टू 1 लेने पे डेल्टा तो सर्टेन 0 होना चाहिए ना। तो यानी लैम्डा इक्वल टू 1 पे हमें बस ये चेक करना था कोई एक डेल्टा नॉन 0 आ जाए, तो डेल्टा 3 नॉन 0 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू 1। अब आइए नेक्स्ट, लैम्डा एंड अल्फा विद द रियल सेट वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, बोलिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से है कि नहीं। यानी कि डेल्टा की वैल्यू सर्टेनली क्या होनी चाहिए, 0। बस यही डेल्टा आप उठा के 0 कर दीजिए। लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जैसे आप इसको 0 करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा पर कॉस अल्फा। इसका मतलब लैम्डा -√2 से √2 के बीच में होना चाहिए। अगर लैम्डा -√2 से √2 के बीच में होगा तो ये इक्वेशन का डेल्टा हमेशा 0 आएगा, और तब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब कहा गया लैम्डा इक्वल टू 1 पे सोल्यूशन क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1 पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा ही। लैम्डा को 1 कर दीजिए, डेल्टा आपने 0 कर ही रखा है, यानी साइन अल्फा पर कॉस अल्फा की वैल्यू लैम्डा के बराबर आ गई 1। इसी में हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको लिख दिया cos ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4 1/√2 cos π। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगा दी, तो 2 अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू 2nπ प्लस -4। एक बार हमने प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस साइन, तो अल्फा इक्वल टू nπ प्लस π/4, या nπ आंसर आ गया। दिखा कि नहीं? तो यहाँ भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सेम कंडीशन लगाई, डेल्टा इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि k दिया हुआ था t² - t+1 t² + t+1। सबसे पहले तो k की वैल्यू निकाली t रियल लेकर, तो ऑब्वियसली इसकी रेंज निकालनी थी। इसकी रेंज निकालने का तरीका हमारे पास था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t में क्वाड्रेटिक बनाई, चूंकि t रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया, b² - 4 इसी लगाया, k में इक्वेशन आई, वहां से k 1/3 से 3 के बीच में आ गया। यानी जब k की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में रहेगी, k मतलब t कुछ भी ले लो, k या 1/3 से 3 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा। अब हमें ये चेक करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, तो हमने डेल्टा निकाला, डेल्टा की वैल्यू आ गई 7k + 35। अब यार ऑब्वियसली अगर हम डेल्टा को 0 करते हैं तो k -5 आता है, k -5 हो नहीं सकता क्योंकि k की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में, तो इसका मतलब डेल्टा कभी 0 आ ही नहीं सकता इस k पर। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन ऑलवेज। मेरी बात समझे, मतलब इस k को इसकी रेंज से रिलेट कराया गया। अब इसकी रेंज के हिसाब से k फिक्स हो गया कि k की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। अब डेल्टा 0 कराने के लिए k सर्टेनली -5 लेना पड़ेगा, बिना डेल्टा 0 हुए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का केस आ नहीं सकता। डेल्टा कभी 0 हो नहीं सकता, और डेल्टा कभी 0 हो नहीं सकता, और क्योंकि k कभी -5 पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि k 1/3 से 3 के बीच में। अब डेल्टा अगर 0 हो नहीं सकता, वो नॉन 0 है, और डेल्टा जैसे ही नॉन 0 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन है। चुके ना, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, किसी भी रो या डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है,
किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब जैसे अगर आपके सामने मैं एक डेल्टा लिख के दे दूं, ये A1, अब यहाँ पर एक चीज मैं समझा रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये एक डेल्टा है। इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैंने क्या तरीका बताया कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसी भी रो, मान लो हमने पहली रो, उसी को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर आवाज नहीं आ रही अभी। सर आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming.